द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सुपर टेस्ट के 150 प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, तो उसी कड़ी में ये अगला प्रैक्टिस सेट है। और इसमें भी 150 प्रश्नों को हम लोग टॉपिक वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। जिसके जितने प्रश्न आते हैं इसमें दिया गया है, आप लोग को रोज़ाना कराया जा रहा है, मालूम ही होगा आप लोग को। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं और थोड़ा फास्ट के साथ हम लोग कवर करेंगे, जिससे कम समय में सभी 150 प्रश्नों को देखा जा सके। ठीक, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देते रहेंगे और उसी के साथ साथ अंत में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, ये बताना है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो आप लोग को दो प्रैक्टिस सेट इसके पहले जो कराया गया है, इसमें सब में ये बताया गया है कि अगर किसी में वाच्य ढूंढना है तो आपको क्या या क्यों से प्रश्न करना चाहिए। जैसे आम खाया जाता है तो क्या खाया जाता है, तो अगर आपको मिल जाता है कुछ क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो ये आपका सीधा कर्मवाच्य होता है। और अगर क्या से या क्यों से प्रश्न करते हैं तो नहीं मिलता है जवाब, तो जान लीजिए वो कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न में मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार बताना है। अच्छा प्रश्न है, जो कि देखा जाए तो इसमें शब्दों का वर्णों का रिपीटेशन हुआ है। जैसे कि मुदित मनोहर मानस, माँ सारे में आया है, तो जहाँ पे वर्णों का रिपीटेशन होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अलंकार को पढ़े होंगे। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में है, कौन सा वाक्य जो है मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जैसे पहला है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अगला है, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। ये इसमें बताइए मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, जो कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण देखते हैं कौन सा है। तो सतसई है, लाभहानि है, दीनानाथ है या लौह पुरुष है। कमेंट करके आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें सतसई जो लिखा है ये आपका द्विगु समास है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और द्वंद्व समास में ये लाभ और हानि जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, सही। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो अगले में पूछा गया है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है। प्रभाती है, बिहाग है, लोरी है या सोहर है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि लोरी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर सोहर की बात करते हैं तो घर में बच्चे के जन्म के समय ये गीत को गाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। विद्या ही मनुष्य का श्रृंगार है। श्रृंगार जो लिखा गया है यानी कि इसकी शुद्ध वर्तनी किस टाइप से लिखी जाएगी। ये श्रृंगार लिखा गया है लेकिन ये गलत है, तो यहाँ नीचे जो शुद्ध है उसको ढूंढना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो आपका बी ऑप्शन है, श्रृंगार जो है इस टाइप से लिखा जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। जह तह मजा मास रुचि लखी परख बगारे, जित जित छिटके हाय हे सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस पंक्ति यानी ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस है ये बताना है। विभत्र रस है या अद्भुत है या भयानक है या हास्य है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिखा है कि मांस रुतिर लखी परत बघारी। तो देखिए जहाँ पे देखा जाए तो क्या कहते हैं, घिनौनी चीज़ की बात किया जाता है, वहाँ पे आपका जो है विभत्स रस हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। और
अद्भुत रस में जो है अद्भुत रस दूसरा वाला जो है इसका अस्थाई भाव आश्चर्य होता है और भयानक का अस्थाई भाव भय होता है और हास्य जो लिखा गया है इसका हास हो जाएगा। ठीक, और इसकी अस्थाई भाव की बात करते हैं बीभत्स की, तो इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो सही है पंक्ति के अनुसार इसी रस का यहाँ पे किया गया है। अगला देखा जाए, अगला आपका पद्यांश है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? चिंता युक्त होना या मृत्यु को प्राप्त होना या परिश्रमी होना या बेघर होना। तो 8वें में कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है कि आप जो है बेघर होना। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ, वह खाना खाकर सो गया। तो रेखांकित जो शब्द है जैसे खाकर, तो इसमें कौन सी क्रिया है ये बताना है। तो इसके पहले उसने खाना खाया तब सोया ना। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा बी, तो कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट पे चलेंगे, सृष्टि का विलोम शब्द बताना है। तो सृष्टि का विलोम शब्द जो है वो आपका प्रलय है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सृष्टि का मतलब होता है कुछ चीज़ बनना और प्रलय का मतलब होता है नाश, ठीक, या समाप्त होना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, प्रलय कह सकते हैं कि जो है एक प्रकार से खतरनाक हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन इसका जो है बी सही होने के साथ 11वां प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम बताना है। तो अखरोट शब्द का जो तत्सम है वो अक्षुआट है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना। इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? तो इसमें जो कारक लगा है वो संबोधन कारक लगा है, क्योंकि ईश्वर से यहाँ पे प्रार्थना करने की बात हो रहा है, यानी संबोधन किया जा रहा है ईश्वर को कि उन्हें माफ़ करना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा इसी के अनुसार। आप अगला प्रश्न है जो कि गद्यांश का है, आप लोग इसको पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं, लेसन को लेखक को बौद्धिक होना है क्योंकि, तो उसको बौद्धिक क्यों होना है? क्योंकि वो क्योंकि उसको इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन जो है करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये ऑप्शन सही होगा गद्यांश के अनुसार। अगला है, कौन सी संज्ञा नहीं है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा तो संज्ञा होती है, जातिवाचक भी होती है, भाववाचक होती है, और तो इसमें निजवाचक ये संज्ञा नहीं है, बल्कि यह क्या है, सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। निजवाचक एक सर्वनाम होता है, ठीक, तो डी सही होगा इसी के साथ। अगला प्रश्न है, कनिष्क शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है कौन सा होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा, जो कि इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट को देखा जाए तो इसमें अपमान में उपसर्ग बताना है। तो मान में अप जोड़कर अपमान बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि महाधनुत्सव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, कौन सही नहीं है? जो चारों ऑप्शन लिखे गए हैं इसमें कौन सा सही नहीं है? ता था दंतस्थ व्यंजन है, या व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, या वह अर्ध स्वर हैं, या शा उष्ण व्यंजन है। कमेंट करके बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें ये सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें व्यंजनों का उच्चारण जो होता है स्वर के बिना स्वर के हो सकता है, ये असंभव है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है, स्वरों के माध्यम से ही व्यंजनों का जो है उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, जो कि कहीं ठौर ठिकाना ना होने का तात्पर्य है। घर का कुत्ता
धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द समुद्र की पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वो आपका जलद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है जलद समुद्र का पर्यायवाची ना हो करके ये समुद्र का पर्यायवाची ना हो करके जो है आपका बी ऑप्शन जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में, नदी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में बनेगा, तो बताइए कौन सा नदी शब्द जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि नद्याम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, अव्यय शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसमें अव्यय शब्द जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सर्वदा जो है ये अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न, हितोपदेशः में किससे संधि की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 23 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि आद्य धनगुणः, इसी में हितोपदेश की संधि किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, अच संधि किसे कहते हैं? अच और हल आप लोग जानते होंगे, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो आपका स्वर संधि बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अच संधि जो होती है ये स्वर संधि कहलाती है, और हल संधि जो होती है ये आपका व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, घनश्यामा में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसमें घनश्यामा में जो समास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्वागत में जो उपसर्ग है वो आपका सु उपसर्ग है। सुधन आगत बराबर स्वागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, और अगर बात करते हैं स्वागत में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि का जो है दर्शाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, रामः वाणनम वाणदेक, तो 27 नंबर में रामः वाणम वाणेन हंति में जो रेखांकित शब्द है जैसे वाणेन, इसमें कौन सा अंश में विभक्ति है ये बताना है। इस अंश में कौन सी विभक्ति है ये बताना है। द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है या पंचमी है? कमेंट करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि इसमें तृतीय वचन का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला है, लब्धा पद में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर 28 नंबर का सी बिल्कुल सही होगा, जो कि कत्व प्रत्यय का उदाहरण है। ये जो है प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, पठ धातु लोट लकार प्रथम वचन के अनुसार द्वितीय का रूप कौन सा होगा? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि पठताम सही है। नेक्स्ट को देखा जाए, ये संस्कृत का गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर को देखा जाएगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ा जाए। सर्वप्रथम सांख्यिकी संगणक का निर्माण कहाँ हुआ है ये बताना है। तो सांख्यिकी संगणक का जो निर्माण हुआ है वो आपके पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे सबसे पहले संस्कृत संगणक का निर्माण हुआ है पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है इंग्लिश के। तो इंग्लिश में प्रश्न जो है आपका 31 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है, इस वाक्य को पूरा करना है। जो ऑप्शन जो यहाँ पे स्पेस छोटा है उसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा ये देखना है। तो इसमें जो भरा जाएगा वो आपका सी ऑप्शन भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंडेंटली ये ऑप्शन आपका सी यहाँ पे फिल किया जाएगा। इसी के साथ एरर को देख लिया जाए। 2 प्रश्न 3 जो हैं एरर के 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें एरर कहाँ पे होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसमें 32 नंबर में फर्स्ट में ही जो है आपका एरर है,
तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो अर्थक्वेकर के स्थान पर एन अर्थक्वेक लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए अर्थ जो लिखा गया है, यहाँ पे अर्थ में जो है ये वावेल जो आ रहा है अर्थ में एक यानी कि स्वर का वावेल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन होना चाहिए ए के स्थान पे, इसलिए ये ऑप्शन आपका जो है रॉन्ग है। इसको करने के लिए सही एन लिखा होना चाहिए, तो ये सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट को देखा जाए, नेक्स्ट में यानी दूसरे में जो 32 नंबर में जो एरर है वो भी फर्स्ट में ही है। इसमें लास्ट नाइट एट ड्रीम के स्थान पर जो होना चाहिए लास्ट नाइट आई ड्रीम होना चाहिए, इसमें ड्रीम्ड होना चाहिए। ये ड्रीम ना होकर के यहाँ पे टी लगा होना चाहिए, ड्रीम्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रीम्ड गलत है, ड्रीम जो है गलत है, ड्रीम्ड होना चाहिए। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है इसका एरर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में भी फिल करना है, पूरे सेंटेंस को बनाना है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो फॉर भरा जाएगा। ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसका। यहाँ पे आप लोग को वॉइस चेंज करना है। 35 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाई देम, ऑप्शन सी सही होने के साथ अगला प्रश्न पे चले जाए। तो अगले प्रश्न में नरेशन को जिक्र किया गया है, तो नरेशन बताना है आपको। नंदिता सेड टू नितिन, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा गया है कैन यू सॉल्व दिस सम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद किया गया है। तो इसमें जो है आपको नरेशन चेंज करना है, तो इसका नरेशन जो चेंज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नंदिता आस्क नितिन इफ ही कुड सॉल्व द सेम, ऑप्शन नंबर सम यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है इसमें ऑब्स्टिनेट, तो इसका सिनोनिम बनाना है। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम्स बताना है, तो इसमें सिनोनिम्स इसका जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए, इसका क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैन विथ वुमेनली हैबिट्स एंड मैनर्स, तो 38 का ऑप्शन फर्स्ट जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने के साथ अगला प्रश्न है, ये एक कंप्रीहेंशन है, इसको पढ़िए और आप जो है वीडियो को रोक करके उसके बाद प्रश्न देखा जाए। प्रश्न में 39 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो मेटाफर का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट को देखें, कंप्रीहेंशन पैसेज है, इसको आप लोग पढ़िएगा। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे या वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे। आगे के देखें, ठीक। चलिए प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू पीपल हु वर्क विथ देयर, तो 40 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें ब्रेन्स सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है जिसमें साइंस के प्रश्नों को लिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में 20 मिनट में कितनी आवेश प्रवाहित हो जाएगी। तो इसमें धारा का जो फार्मूला होता है सभी लोग जानते हैं, तो धारा बराबर जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आवेश बटे समय। क्या होगा, आवेश बटे में समय। इसी पे आप लोग इसको निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आपका 3000 कूलाम के बराबर आएगा, जो कि बी इसका सही होगा। नेक्स्ट को देखा जाए, नेक्स्ट में जो ऑप्शन इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसमें सभी जो है प्रारंभिक वेग को दिया गया, प्रारंभिक वेग आप लोग इसमें 0 मान लीजिएगा और अंतिम वेग जो है वो 8 मीटर पर सेकंड के दिया गया है और उसी में समय को जो दिया गया है ये 0.4 दिया गया है, ठीक। तो आपका जो समीकरण से निकलेगा ये v बराबर u प्लस AT से ये जो है आपका निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी u का मान जो है 0 रख कर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। जिसका आंसर जो आएगा
वो आपका 40 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट के चलेंगे तो अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो कितनी दूरी पर जो है कोई वस्तु रखी जाए तो स्वस्थ आंखें उसको स्पष्ट या अच्छी तरह से देख सकती हैं, ये बताना है। तो चलिए, आप लोग बता नहीं रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। स्वस्थ नेत्र के डी सही हो जाएगा, जो कि अनंत होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ये बताना है। तो 44 में जो सही होगा वो कापर होगा, Cu। ये जो है हाइड्रोजन अम्ल ये धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। सी सही होने के साथ अगला एल्काइन का सूत्र कौन सा है इसमें। तो एल्काइन का सूत्र जो है वो C3H4, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे एल्काइन का फार्मूला निकालने के लिए सभी लोग को मालूम होगा कि एल्काइन का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो CN और उसके बाद H2N-2 से जो है हम लोग एल्काइन का फार्मूला निकाल लेते हैं। एल्केन एल्कीन का भी जो है इसी प्रकार से फार्मूले होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पे जो है आधुनिक आवर्त की जो है वर्गीकरण किया गया है, जिसको जो है मोजले ने सन 1913 में इसको खोजा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग बताइए कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है कितने भागों में विभाजित है। तो ये 3 भागों में आपका विभाजित होता है। तो कौन कौन सा है वो है एक अग्र मस्तिष्क होता है, और दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्च मस्तिष्क। इसी के साथ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ऊर्जा की मुद्रा क्या है। तो ऊर्जा की मुद्रा सभी लोग जानते हैं, ATP, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो किसके रूप में होता है। तो ये जो होता है वो आपका सुक्रोज यानी शर्करा के रूप में फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। 50 नंबर इसी से साथ देखते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। विक्र है, फेफड़े हैं, त्वचा है या यकृत है। तो इसमें जो उत्सर्जी अंग है मनुष्य में वो आपका विक्र यानी गुर्दा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े, यकृत एवं त्वचा जो अतिरिक्त हैं ये उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण का हल निकालने हैं तो सबसे अधिक उत्सर्जी विकल्प। अच्छा, ये गणित के प्रश्न को छोड़ते हैं, हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये सर के माध्यम से जो है बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाया जाता है, वहाँ से जा कर के इसको देख लिया करें। 71 की बात करते हैं तो 71 में जो पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो होता है उसको सांसद होती हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या मंत्रिमंडल कैबिनेट जिसको कहा जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में होता है। यह ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के अंतर जो है मतलब कि क्या कहते हैं उच्च न्यायालयों के द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 लेख जिसको हम लोग रिट कहते हैं वो जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, दक्षिण अमेरिका में है या उत्तरी अमेरिका में है।
तो इसमें कौन सा सही होगा? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। और ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत इसको रखा गया है। और लगभग इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो उसका नाम एकांक गुआ है, जो कि 6,962 जो है मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर में है। ठीक है, चलिए कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी है? एकांक गुआ। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी दक्षिण अमेरिका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किससे मिलान किया जाए? अच्छा, इसमें सही मिलान जो नहीं है उसको बताना है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ये बिल्कुल सही है। अगला है मानस राष्ट्रीय असम, सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन डी जो लिखा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम हैली के नाम से था, ये हिमाचल प्रदेश में ना होकर के ये आपका कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में है आपका, और ये ही ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करते हैं तो डी जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं बताना है। नेक्स्ट है भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो 2 साथी कौन हैं या कौन थे ये बताना है। तो उनके जो 2 साथी थे वो राजगुरु और सुखदेव थे। तो राजगुरु सुखदेव पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। और इनको ही जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और किस षड्यंत्र के अंतर्गत दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो चांदी जो है ये आपके गुजरात में उपस्थित नहीं होती, मतलब उपलब्ध नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार का अंग कौन है? तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत का ये एक अंग है पठार, ये जो है शिलांग का पठार, ये प्रायद्वीपीय भारत का एक अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ब्रिटिश शासनकाल में जो एलन बरो थे नामक गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है लॉर्ड एलन बरो, इन्हीं के शासनकाल में ही दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और ये 1883 एक्ट नंबर जो है 5 एक्ट नंबर वी यानी 5वें के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दिशा इंगित होती है? अच्छा प्रश्न है। तो अगर बैरोमीटर का कांटा तत्काल गिर जाता है तो उसमें जो इंगित होता है वो आंधी तूफान यानी तूफानी मौसम का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहीं कहीं पे आंधी तूफान आने की जो है इंगित करता है, ऐसा भी लिखा होता है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये बताना है। तो इसमें जो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1969 ईस्वी में हुआ है, जिसमें सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का हुआ है, जो कि 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है प्रमुख यामोत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर ग्लोब को कौन से 2 प्रमुख भागों में विभक्त करती है? तो इसमें पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में ये दोनों भागों में इसको विभक्त करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है विषय व शिक्षण विधि का सबसे कम प्रभावी युग्म कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि विज्ञान शिक्षण कथन और व्याख्यान विधि है। ये कथन और व्याख्यान विधि नहीं है, मतलब है लेकिन इसमें कम की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सबसे कम प्रभाव युग्म है वो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो शिक्षण में कहानी कथन प्रविधि की विशेषता किसमें नहीं दर्शाया गया है या किसमें नहीं है, ये बताना है।
तो इसका भी सी ऑप्शन होगा, क्योंकि बालकों के गतिक कौशलों का विकास करना यही इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम नहीं है? तो दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम जो नहीं है वो सह शिक्षा है, क्योंकि आदमी जब दूर हो जाएगा तो सह शिक्षा कहाँ हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। इस कथन को किसने कहा, ये बताना है। तो ये कथन जो कहा गया है क्रो एंड क्रो के, विशिष्ट की बात कहीं भी आती है तो वो जान लीजिए क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, किस प्रकार से करते हैं? तो इसमें जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है वो मौखिक के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, पठन की संपर्क विधि जिसमें चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रचारित की गई है? तो ये ऑप्शन जो है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्रसारित की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों की मांग करता है कि वे किस प्रकार से अनुकूल हैं या किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो इसमें 88 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन की बात जब आती है तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि संरचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ऑप्शन सी सही होने के साथ सी 90 पे चलते हैं। तो इसमें विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अभी तो वहाँ पे विद्यालय आधारित आकलन की बात किया जा रहा है, लेकिन ये सिद्धांत किस पर आधारित होता है ये बताना है। तो ये जो आधारित होता है वो आपका बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानने की कोशिश करे, इसी सिद्धांत पर ये आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस कथन को अल्पोर्ट के द्वारा कहा गया है या परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट है, अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यता की विजय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो आपके डार्विन साहब हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता कौन सी नहीं हो सकती? तो सृजनात्मक व्यक्ति जो होते हैं उनकी अनिवार्य विशेषता जो नहीं होती है वो आपका ये नियम का पालन करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी विशेषता की बात करती हैं तो इनकी विशेषता में रचनात्मकता आ जाएगी, स्वतंत्र निर्णय आ जाएगा, मौलिकता आएगी, स्वग्राही आएगी, या लचीलापन होगा, या जटिलता प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये तीनों तो होंगे ही होंगे, इसके साथ अन्य जो ऑप्शन अभी हमने आप शब्दों को बताया वो भी होगा इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है वो आपका शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यही जो है शिक्षा को प्रभावित नहीं करता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है शिक्षा को प्रभावित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं वो उनको क्या करना चाहिए? तो जो छात्र कक्षा में सवाल जवाब करते हैं ऐसे छात्रों को उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि कह रहा है कि कौन प्रभावी शिक्षण की प्रमुख विशेषता है? तो इसकी विशेषता जो है
वो कौन सी है ये बताना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुदेशात्मक विविधता बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? तो अपनी देखभाल करने के प्रशिक्षण की आवश्यकता जो होती है वो जो है मानसिक मंद जो बालक होते हैं उनको होती है। 1 मिनट। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानसिक मंद के बालक। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? चलिए ऑप्शन देखिए और बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी डी सही हो जाएगा, जो कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करते हैं। डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पिछली कुछ शब्दार्थियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत दर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने के साथ अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण के कुछ मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह जो है कैसी होनी चाहिए? चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, 100 में जो सही होगा कौन सा सही होगा कमेंट करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो बी सही हो जाएगा, जो कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च या 15 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और 22 अप्रैल की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में 22 मई की बात करते हैं तो 22 मई में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 22 मई मार्च। ठीक। और इसी दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और 22 अप्रैल को अभी हमने बताया पृथ्वी दिवस, और 18 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें जो मिलान करते हैं तो उस्ताद विलायत खां ये आपके जो हैं ये सितार वादक हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा पहला का। मास्टर फिदा हुसैन, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट सितारा देवी, तो ये बी सही हो जाएगा और ये फर्स्ट सही होगा। तो इसमें DCBA यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। तो कथकली जो नृत्य है ये आपका जो संबंधित है वो केरल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो केरल का जो लोक नृत्य नहीं है वो कायकोटकली यानी कि कायकोटकली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, कौन एक सुमेलित नहीं है? चलिए, देवा ये बाराबंकी में है, आल्हा महोबा में है, कर्मा मथुरा में है या कजरी मिर्ज़ापुर। तो ये सब जो पहले लिखे गए हैं ये आपके कह सकते हैं गीत हैं, और जो है जनपद यानी कि ज़िले के नाम लिखे गए हैं। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें यही बताना है। तो 107 में जो सुमेलित नहीं होगा वो आपका पहला ही सही होगा। देवा जो है बाराबंकी का ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जो कि इसको 18 जून 2018 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तावांग जिले के एक गांव है गोंगवार गांव, और यहीं पे इसको जो है गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कितने वर्ष पे हुई थी ये बताना है।
तो इसमें जो 1 मिनट 107 में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर देखते हैं, कन्फ्यूजन है इसमें। और इसमें 106 में जो है आपकी ये छपेली सही हो जाएगी, ठीक है। केरल का लोक नृत्य जो नहीं है वो छपेली है। ये छपेली जो है ये अलग राज्य की है, बाकी ये तीनों कथकली, फुलाल और ये तीनों जो है ये केरल के नृत्य हैं। ये ऑप्शन डी सही होगा इसका, ठीक है, सही कर लीजिएगा। और इसमें जो है 107 में ये सी सही हो जाएगा आपका। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सी सही हो जाएगा। कर्मा जो है मथुरा में नहीं गाया जाता है, ठीक है। चलिए, और देवा बाराबंकी का है ही अगला प्रश्न। इसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कब हुई थी ये बताना है, किस उम्र में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, जो कि 35 वर्ष की उम्र में इनको आप ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन से। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि जैन से संबंधित है तीर्थकर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर जो प्रकाश डाला गया है वो राजनीतिक नीतियों पे डाला गया है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। नेक्स्ट है, चीन के पहले एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है। इनसाइड है, पार्क सोलर प्रोब है, या कलाम सैट, या वीनस है। तो 111 में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि इनसाइड है। ये चीन ने अपने पहले एक्सरे टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे फ्रांस का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसमें जो राष्ट्रपति चुना गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इमैनुएल मैक्रॉन को राष्ट्रपति के रूप में, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति इस समय चुने गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसका। नेक्स्ट है, रोटावेटर, माफ़ कीजिएगा, रोटावैक टीका को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, या विश्व व्यापार संगठन, या मानवाधिकार आयोग। तो इसका जो स्वीकृति मिली है इसको वो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का मिला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत कब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो रखा गया है वो 2022 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो लक्ष्य है वो आपका है कि गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गहन मिशन इंद्रधनुष निम्न में किससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, गहन मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। 116 का ऑप्शन सी सही होगा, जो कि टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगला सम्मिलित करना है और ऑप्शन को भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका पहले का मिलान करते हैं। तो पहले का मिलान अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा, ये जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। और दूसरा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। और तीसरा विकास के लिए खेत योजना, ये आपका हरियाणा में है। और ये चौथा सेम है, नहीं, तीसरे का सी होगा, ठीक है। पहले का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा, और चौथे का सी का चौथा होगा, और पहले का चौथे का पहला होगा, ठीक। तो पहले ही ऑप्शन इसका राइट होगा, जो कि मिल रहा है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में विराट कोहली को जो है प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस तिथि को पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। तो पुलिस झंडा दिवस
उत्तर प्रदेश में जो मनाया जाता है वो आपका क्या कहते हैं 23 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके थे ये पुराने हैं, सुनील अरोड़ा इसमें ऑप्शन सही होगा, लेकिन इस समय बदलाव हो गया है इनका, तो उसमें सुशील चंद्रा हैं। ऑप्शन नंबर इसका इसके अनुसार ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, लेकिन आप लोग अब वर्तमान में सुशील चंद्र को जानिएगा, ठीक है, सुशील चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो दो बताइए, इस वर्ष इसका थीम क्या रहा? तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ये 2020 का ऑप्शन है, ठीक है, ये 2020 का जो है ऑप्शन दिया गया है, जिसमें जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग के अनुसार वो अपनी स्थिति जाने, इसमें ये जो है बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन 2011 में जो क्या कहते हैं 2021 11 नहीं 21 की जो थीम है वो आपकी थीम हो जाएगी असमानताओं को समाप्त करें। क्या हो जाएगा? असमानताओं को समाप्त करें, इसका थीम 2021 का होगा। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और या तो नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आवश्यकता से अधिक होने पर किस भारतीय करेंसी की छपाई पर रोक लगा दी गई है? तो चलिए देखते हैं, सभी लोग को मालूम होगा कौन सी नोट है जिस पे रोक लग गया है। तो 2000 की नोट पर जो है रोक लगा दिया गया है, क्योंकि इसकी जो है अधिकता, इस करेंसी की अधिकता अधिक हो गई थी, मतलब छपाई जो है अधिक हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का संबंध किस धर्म से है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो धम्म चक्र परिवर्तन सभी लोग जानते होंगे, तो इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे जो जुड़े थे वो साहित्य क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इनको जो है 15 नवंबर 2018 को इनकी जो है एक लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। ठीक है, इनको ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही होने के साथ अगला प्रश्न है, भारत में किस विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया? तो कौन सा मिसाइल था जिसका ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से परीक्षण किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि सुखोई 30। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का नवंबर 2017 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये बताना है। तो इसमें जो सबसे प्रदूषित शहर है वो वाराणसी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। और ये जो है नवंबर 2017 में इसकी रिपोर्ट जो आई थी, इसमें वाराणसी का नाम सबसे पहले था। अगला है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो आपके NK सिंह चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 15वें की बात किया जा रहा है, इस समय 16वां चल रहा है और इसके जो है इनके नाम में परिवर्तन हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में, हाल ही में हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान की शुरुआत किसने की है? तो 128 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पर्यावरण मंत्रालय, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इसी के द्वारा जो है दिवाली अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऊपर वाले प्रश्न में 15वें वित्त आयोग जो थे इसको बताया ही गया था, लेकिन वर्तमान में जो हमारे हैं यानी कि 16वें के रूप में वो वित्त आयोग आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन से वो हो जाएंगे। और NK सिंह का पूरा नाम नंद किशोर सिंह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में, रेलवे किस स्थान पर एक कोच फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है? तो ये जो कोच स्थापित कर रही है वो मराठवाड़ा महाराष्ट्र में स्थापित करने जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया?
तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि बंगला रखने का प्रस्तावित पारित हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, बांग्ला। नेक्स्ट 31 नंबर में ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे हैं इसको पढ़िए। रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग इसको हल करिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं, जो कि डी हो जाएगा, सारे सत्य हैं। ठीक, ऑप्शन 32 का प्रश्न देखें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर में जो सही होगा सी सही हो जाएगा। आप लोग इसको हल करिएगा, देखिएगा। ठीक है, हल ज़रूर करिएगा, नहीं आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे ये सही है। तो 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर नहीं हल करना चाहते तो सर के द्वारा जो है रीजनिंग को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से जा कर के आप लोग पढ़ें। 35 नंबर में ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि हल करने में हम बैठ जाएंगे तो बहुत से समय को गंवा देंगे, क्योंकि हमको कम समय से ही वीडियो लंबी होती जा रही है। ठीक, तो चलिए 36 नंबर को देख लिया जाए। तो 36 नंबर में ये कंप्यूटर के 5 प्रश्न आ गए हैं। तो कंप्यूटर का पहला प्रश्न जो है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो कौन सी लाइन होती है? तो वो होती है आप सब्जेक्ट, जो लाइन होती है उसमें विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नर्व सेंटर क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नर्व सेंटर जो होता है वो आपका कहलाता है CPU। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुरक्षा को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो बताइए, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध बनाता है उसको, उस तकनीकी की सुविधा या तकनीकों को या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो उसको जो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में उसको इंटरफेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है? तो वो प्रक्रिया है आपकी डिबगिंग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है वो आपका पोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, कैसे सफल हो सकता है? यदि वह जो है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? तो अध्यापक का प्रारंभिक कार्य जो होता है वो आपका विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना होता है, यानी कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास करने में उसकी सहायता जो करे वही जो है सब अध्यापक का प्रारंभिक कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, स्पेस है, उसके बाद अनुप्रेरित शिक्षण के एक केंद्र के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसको किया जाता है? तो वो जो सही है सी है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने में उसको विवेचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अतिरिक्त रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, जिसको अतिरिक्त रूप, जो विद्यार्थी अतिरिक्त रूप से प्रेरित होते हैं वो किस टाइप के होते हैं ये देखना है। तो इसमें अगर अतिरिक्त रूप से विद्यार्थी होते हैं तो उसके लिए वाह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा। ठीक, तो डी सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो शिक्षण संबंधी समस्याओं का निदान करना शिक्षक की इस भूमिका के अंतर्गत आता है, कौन सी है? सुविधादाता, अनुश्रवणकर्ता या नेतृत्वकर्ता या मार्गदर्शक? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ये सुविधादाता के अंतर्गत आएंगे शिक्षक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है? यह कथन किसका है? तो ये कथन जो आपके समक्ष स्क्रीन पे दिख रहा है ये कथन गेज का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट, राज्य द्वारा पूर्णतः घोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 47 में जो 147 में जो ऐसा प्रावधान किया गया है वो संविधान का अनुच्छेद आपका 28 का फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अच्छा प्रश्न है। तो
संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय पर आपकी 8 अनुसूचियां थी। ठीक, चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि टोटल की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न इसी के साथ, दंड अपराध की मात्रा के अनुरूप तथा समयानुकूल होने पर जो है सुधारात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिमवा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि प्रतियोगिता की भावना के विकास में सहायक तत्व कौन सा? पुरस्कार है, दंड है, मूल प्रवृत्ति है या संवेग है? तो किसी भी प्रतियोगिता की भावना का अगर विकास में सहायता करना है तो उसको पुरस्कृत किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। और इसी प्रश्न, ये पहला प्रश्न मतलब ये अंतिमवा प्रश्न करने के साथ साथ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके प्रश्न जो है, मैंने जो 20 प्रश्न मैथ के स्किप किए हैं उसको छोड़ने के बाद आपके लगभग 130 प्रश्न जो बन रहे हैं उसमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, और इस प्रश्न को आपके जो सर के द्वारा जो मैथ पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे जाकर के डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।